अस्सलाम वालेकुम। थैनाटोलॉजी में हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें अर्ली चेंजिंग्स हमने स्टार्ट कर ली है। अर्ली चेंजिंग्स में हमने कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग की बात कर ली है, एल्गर मोटिस की बात कर ली है। आज हमने पढ़ना है लीवर मोटिस, ठीक है ना। इसको हम पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं, हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं और पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बॉडी के जो डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं वहां पर अब क्योंकि सर्कुलेशन रुक गई है, ठीक है, ब्लड की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है उन एरियाज में ग्रेविटी की वजह से। उसके रिजल्ट में स्किन की, ऑर्गन्स की डिकलर स्टेनिंग होती है और डिस्कलरेशन होती है। इट इज द स्टेनिंग और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड अरेस्ट ऑफ circulation, resulting in the extension of toneless capillaries and veins of the dependent parts. ठीक है। अब जो कलर आता है इसमें इनिशियली शुरू में तो ब्लूइश पिंक होगा, बाद में ब्लूइश पर्पल होगा और जो फेयर स्किन होती है उसमें ये कलर ज्यादा एप्रिशिएटेड होता है। अब ये डेवलपमेंट देखते हैं कि लिविडिटी कैसे डेवलप होती है। जैसे सोमैटिक डेथ हुई यानी कि पहले बॉडी की डेथ हो गई, अब बॉडी की डेथ हो गई है, सर्कुलेशन हमें पता है रुक गई है। अब कोई हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट बीट रुक गई है बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो है वो ऑक्सीजन बाहर से नहीं ले सकता, लेकिन अभी जो ऑक्सीजन उसकी हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में लगी हुई थी ना, वो ये टिश्यू को सप्लाई कर देगा जितनी ऑक्सीजन लगी हुई थी। यहाँ तक कि क्या होगा कि वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मजीद टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी भी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के साथ अब ऑक्सीजन नहीं लगी तो वो हो जाएगी रिड्यूस, ठीक है। अब ब्लड ब्लू कलर आ जाएगा। अब ग्रेविटी की वजह से वो जो ब्लड का फ्लो है ना वो डिपेंडेंट एरियाज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लिविडिटी डेवलप होगी। अब इसमें शुरू में क्या होता है, इनिशियली ये डल रेड स्मॉल पैचेस बनते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पैचेस बनते हैं 20 to 30 मिनट्स में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये साइज में ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है। क्वालिस टुगेदर एक साथ मिलते हैं और ब्रॉडर पैचेस बन जाते हैं। ये होता है 3 to 6 आवर्स में। फिर उसके बाद ये फुली डेवलप और फिक्स हो जाता है 8 to 12 आवर्स में। अब ये फिनोमिना किस वजह से हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड क्लॉट हो गया, कोएगुलेशन हो गया, बल्कि ये इस वजह से हुआ कि ब्लड का फ्लो रुक गया, स्टैग्नेशन हो गया ब्लड की, ठीक है ना। अब ये हम इसको कैसे डिटरमिन करते हैं कि लिविडिटी फिक्स है या अभी फिक्स नहीं हुई। इसके लिए ये तरीका होता है कि अगर तो प्रेशर, जब थंब से आप प्रेशर अप्लाई करते हो और वो ब्लेंच कर जाती है लिविडिटी का वो एरिया, उस एरिया में जो लिविडिटी हुई थी वो फैल जाती है, ठीक है, ब्लेंच कर जाती है, तो इसका मतलब अभी लिविडिटी फिक्स नहीं हुई, ठीक है, और वो ड्यूरेशन अभी 8 आवर्स से कम का है। और अगर जो है ना वो एरिया उस जगह पर आपने जब उसको किया प्रेस थंब से और फिक्स रहा बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि लिविडिटी फिक्स हो गई हुई है। अच्छा, अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइपोस्टेसिस है, इसके हाइपोस्टेसिस मैंने आपको पहले बता दी कि ये मैं लिविडिटी बोलूं, हाइपोस्टेसिस बोलूं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग बोलूं, लाइवर मोटिस बोलूं, कुछ भी बोलूं, इसका मतलब सबका एक ही है, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट होती है, एक है ग्रेविटी, दूसरा बॉडी की पोजीशन आफ्टर डेथ, ठीक है। अब ये एरिया किन किन एरियाज में, एक तो स्किन में भी लिविडिटी आती है, ठीक है, और दूसरा विसरास में भी आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर भी दोनों क्या डिपेंड करते हैं कि बॉडी किस पोजीशन में पड़ी हुई थी डेथ के बाद। अब अगर डेथ के बाद कॉमनली ज्यादातर हमें पता है कि सुपाइन पड़ी होती है, जिसमें जो है ना बैक जो सामने ऊपर की तरफ सुपाइन पोजीशन हमें सबको पता है कैसी होती है, ठीक है। उसमें अब जो डेवलप होगी लिविडिटी वो कहाँ होगी, हेड और नेक के बैक पर, डोर्सल सरफेस पर, ठीक है ना, डोर्सल एस्पेक्ट पर, हेड नेक और बैक की भी, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिम्स वगैरह पर, अपर लिम्स के एक्सटेंसर सरफेस, लोअर लिम्स के फ्लेक्सर सरफेस पे। और जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग है, मैंने वहां पर आपको पहले भी बताया कि उधर लिविडिटी नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि एक तो वहां पर जो बॉडी वेट है उसके प्रेशर की वजह से कैपिलरीज और वेन्स वगैरह उस जगह की
उसकी फीलिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद जो कॉन्टेक्ट एरियाज हैं उसके जैसे हमने बात की थी, जैसे सुपाइन पोजीशन में कॉन्टेक्ट एरियाज कौन से होते हैं, ये होते हैं शोल्डर ब्लेड्स, बटक्स, काफ्स वगैरह। यहाँ पर लिबिडिटी नहीं डेवलप होगी बल्कि वो डेवलप होगी बैक ऑफ हेड नेक वगैरह में। फिर उसके बाद बैक, बॉडी की बैक पर, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिक्चर भी शो की, इस पिक्चर में देखो कि ये पार्ट है, जैसे सुपाइन पड़ा हुआ था, जब काफी टाइम के बाद हमने जब इसको देखा तो यहाँ पर लिबिडिटी डेवलप हुई है और ये कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग के एरियाज हैं, सही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि अब ना एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि पोजीशन, हैंगिंग पोजीशन है, लेट्स सपोज हैंगिंग पोजीशन, अब इसमें लिविडिटी किन एरियाज में प्रेजेंट होगी। तो आपने बस ये इमेजिन करना है कि अगर वो जो सी भी पोजीशन उन्होंने बताई है तो उसमें डिपेंडेंट एरिया है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से ब्लड कहाँ जा सकता है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में हमें जैसे पता चल गया कि सबसे ज्यादा जब होगा तो बैक में जाएगा, उसके ट्रंक के डोर्सल एस्पेक्ट में जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर लोब्स ऑफ ईयर्स और नेल्स ऑफ फिंगर्स भी मार्क्ड यहाँ पर भी होता है। फिर फ्रंट अगर जो है ना वो बॉडी का फ्रंट नीचे की तरफ फेस कर रहा है, डाउनवर्ड फेस कर रहा है, तो उसमें अब लिविडिटी कहाँ पर आएगी, फ्रंट साइड पर आ जाएगी। जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से अब ब्लड नीचे की तरफ जाएगा। फिर अगर सीटिंग पोजीशन में है तो सीटिंग पोजीशन में जब वो बैठा होगा तो डिपेंडेंट एरिया उसके कौन से होंगे, लोअर हाफ होगा ट्रंक का, थाइज, लेग्स और फोरआर्म्स, वो सिटिंग पोजीशन में वो एरियाज हैं। फिर इसी तरह से हैंगिंग में जब एक पर्सन हैंग है, अब उसके डिपेंडेंट एरियाज कौन से होंगे, लोअर एब्डोमेन, थाइज, एक्सटर्नल जेनिटलिया, लेग्स और हैंड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है चेंज ऑफ पोजीशन। अगर डेथ के बाद आपने ना पोजीशन चेंज किया तो उससे भी लिविडिटी चेंज उसमें अफेक्ट आएगा। अब इसमें दो तरह से हो सकता है, एक तो ये कि एक तो ये कि अभी फिक्स हो गई थी लिविडिटी और दूसरा कि अभी नहीं हुई थी, ठीक है। अभी वो नहीं हुई थी तो जब आपने पोजीशन चेंज की है ना तो नई जगह पर भी अब उसके बाद नई जगह पर भी डेवलप हो जाएगी लिविडिटी, और पुरानी जगह से वो जो पैचेस बने थे ना वो डिसअपियर तो होंगे लेकिन फिर भी उसका ना ओरिजिनल जो एरिया जिस पुरानी जगह पर फिर भी वो कुछ डिग्री ऑफ लिविडिटी रह जाएगी। और अगर तो वो फिक्स हो गई हुई थी, अब आप उसके पोजीशन को जो मर्जी कर लो, उसमें में ऑल्टर नहीं होगा, ठीक है। ये इसका आ गया। फिर पानी में, अब ये भी इसमें वही बात है, देखो अगर तो पानी रुका हुआ है ना तो उसमें ना बॉडी इस तरह से पड़ी होती है कि फेस उसका नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। फिर उसके बाद बैक ऑफ द चेस्ट ऊपर की तरफ होगी, यानी ऐसे बॉडी होगी जिसका फेस नीचे की तरफ, चेस्ट नीचे की तरफ, मतलब बैक ऑफ द चेस्ट ऊपर की तरफ है। तो इसमें बैक ऑफ चेस्ट ऊपर की तरफ है, ये ऐसे बॉडी जो है ना वो पानी में है। तो इसमें फेस जानवर चेस्ट नीचे है, चेस्ट बैक उसकी ऊपर है, तो लिविडिटी फेस पर डेवलप होगी, फ्रंट ट्रंक के फ्रंट पर, क्योंकि बैक ऊपर है फ्रंट नीचे है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड जाएगा नीचे की तरफ, तो फिर उसमें फ्रंट ऑफ द ट्रंक पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और लिम्स में मतलब वो चीज जो डाउनवर्ड है, जो ग्रेविटी की वजह से जो डिपेंडेंट एरिया, फिर ब्लड ने की तरफ ही जाना है ग्रेविटी की वजह से। अब अगर मुझे ये बताओ रनिंग वाटर है, ठीक है, पानी खुद ही चल रहा है, बॉडी उसमें चल रही है, तो कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पर लिविडिटी डेवलप हो। लिविडिटी डिपेंडेंट एरिया में रुका हुआ पानी में समझ आती है, बहते पानी में बॉडी भी बह रही है तो उसमें लिविडिटी नहीं डेवलप होगी। और अगर हम देखें, ये तो हमने अभी तक बात की थी कि लिविडिटी बॉडी के बाहर से देखने से स्किन में हमें पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे डेवलप हुई, लेकिन अंदर भी ना बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी लिविडिटी डेवलप हो सकती है, उसी जैसे कि डिपेंडेंट एरियाज में। कि अगर हम ये देखते हैं जैसे कि बॉडी सुपाइन पोजीशन में पड़ी हुई थी, ठीक है, अब जहाँ पर हमने उसकी बात की कि बैक ऑफ द, अगर वो बैक ऑफ द हेड, नेक और ट्रंक के बैक पर डेवलप हो रही थी ना लिविडिटी, तो वहां पर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना उनकी भी नीचे वाले पोजीशन में यानी पोस्टीरियर पोजीशन में डेवलप हो जाएगी, जैसे कि सेरिब्रम के पोस्टीरियर पोर्शन में, सेरिबेलम के, लंग्स के, ठीक है, स्टमक वगैरह के, लिवर, ये चीजें याद रख लो, समझ लो। बाकी जो है ना आगे इसी तरह से हमने लिविडिटी को ना इम्पोर्टेंट होता है डिफरेंशिएट करना, कि ऐसा ना हो कि
स्टमक जो था वो कंजेशन हुई थी, हम उसको लिविडिटी से मिस्टेक कर दें कि ये लिविडिटी हुई है, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। वो हम डिफरेंस अभी देखेंगे। पहले हम ना कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि लिविडिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो लिविडिटी को अफेक्ट करेंगे। रिड्यूस हीमोग्लोबिन, फ्लूइडिटी, इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी वगैरह, ये आप देख लेना। अब ये देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में लिविडिटी से क्या कलर चेंज आएगा, ब्राइट चेरी रेड कलर होगा। ठीक है, क्या स्टेन आएगा लिविडिटी पर, ब्राइट चेरी रेड। अगर एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग हो तो ब्राइट पिंक कलर। फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट पॉइजनिंग में चॉकलेट ब्राउन, क्योंकि उसमें मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म होती है। फिर उसके बाद अगर कोल्ड की वजह से डेथ हुई है तो ब्राइट पिंक कलर, हेमरेज एनीमिया में फेंट, एस्फिक्सिया में डार्क पर्पल। ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेरी रेड कलर कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। फिर उसके बाद फिक्सेशन का क्या टाइम है वो हमें पता चल गया। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि 20 से 30 मिनट में स्मॉल पैचेस, 2 से 3 आवर्स में ब्रॉडर पैचेस कंप्लीट होता है, 6 to 8 आवर्स में, फिक्स होता है 8 to 12 आवर्स में। और कैसे टेस्ट करते हैं, अगर ब्लेंस्ड है तो फिक्स नहीं है, अगर नॉट ब्लेंस्ड है तो फिक्स है। इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में हमें पोजीशन का पता चल जाता है कि जब डेथ हुई थी ना तो उस टाइम बॉडी की क्या पोजीशन थी। यानी कि डिपेंडेंट एरियाज में जिस जगह पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ था, जैसे हैंगिंग के केस में और ये सारी चीजें, कि हमें सीटिंग पोजीशन थी, सुपाइन थी, कि फेस डाउनवर्ड था, वो हमें पोजीशन पता चल जाती है। फिर कलर जो है ना वो कॉज बता देता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग थी, उसमें जो कलर आया ये इस तरह से हमें पता चल जाता है। टाइम से स्ट्रेंथ का इस तरह से पता चल जाता है कि जैसे अगर तो ब्लैंक था इसका मतलब फिक्स नहीं था, तो फिक्स नहीं था तो इसका मतलब है कि अभी 8 घंटे से अर्ली है, मतलब अभी 8 घंटे नहीं हुए। और अगर फिक्स है तो इसका मतलब 12 घंटे हो गए, इस तरह से। फिर हम इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ द बॉडी जो है ना, हमें मैनर ऑफ द डेथ का भी पता चल जाता है इससे। जैसे हैंगिंग थी या ड्राउनिंग थी, ठीक है, जैसे कि हैंगिंग में आपको कौन से एरियाज में, डिपेंडेंट एरियाज में लिविडिटी, ड्राउनिंग चल जाता है, कॉज ऑफ डेथ का पता चल जाता है। ये सारी बातें हमने कर ली। फिर ना डिफरेंशियल कैसे हम करते हैं, अच्छा ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये ग्राफ देखो। ग्राफ में ये वक्त गुजरता जा रहा है और लिविडिटी आ रही है। लिविडिटी कैसे आती है, उसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है, पहले 12 आवर्स में ज्यादा होता है, फिर 12 to 24 आवर्स में अब जो आनी थी लिविडिटी आ गई है, अब उसमें मजीद नहीं आएगी। फिर 24 आवर्स से आगे जो पैचेस जो बने थे, अब वो लिविडिटी ऐसा ऐसा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ना, यहाँ पर भी ये वाली कर्व देखें कि शुरू के 12 घंटों की उन्होंने कर्व दिखाई हुई है बुक में, कि टाइम आफ्टर डेथ हाइपोस्टेसिस शुरू के 12 आवर्स में ऐसी आती है। फिर यहाँ पर 24 आवर्स तक हमने देखा कि वो चेंज नहीं होती, उसके बाद ऐसा ऐसा 36 आवर तक कम होने लग जाती है। ये ग्राफ देख लिया। अब ये लिविडिटी के साथ ना डिफरेंसेस है, चलो कर लेते हैं इसको भी साथ ही। अच्छा, जो लिविडिटी है हमें ये तो पता है कि ये डेथ के बाद होगी। साइनोसिस डेथ से एंटीमोर्टम होता है, डेथ से पहले होगा। लिविडिटी डिपेंडेंट एरियाज में होगी, ये टर्मिनल टिप्स में होगी। नॉर्मली लिविडिटी प्रेजेंट होता है, एक नॉर्मल फिनोमिना, जबकि ये पैथोलॉजिकल है। ये जो है ये पोस्टमार्टम फिनोमिना के तौर पर विजिबल होगा, ये एंटीमोर्टम। इसमें लिविडिटी पोजीशन के चेंज करने से शिफ्ट होती है, इसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा। हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, इसमें हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये नॉर्मली होता है, ये होता है पोस्टमार्टम। और इसमें हमें हिस्ट्री डिजीज पॉजिटिव होती है, यानी कोई बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा है। अब लिविडिटी और ब्रूज, ब्रूज तो है ना ट्रोमाटोलॉजी में भी जब आप पढ़ो तो तब भी ब्रूज और लिविडिटी का डिफरेंस करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो लिविडिटी एपिडर्मल होती है और जबकि ब्रूज सब एपिडर्मल होते हैं। सब एपिडर्मल यानी कि एपिडर्मिस में तो वैसेल्स नहीं ना रखती होती, एपिडर्मिस के नीचे वैसेल्स होती हैं जो रप्चर्ड होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से ब्रूज आएगा। यहाँ पर तो एपिडर्मिस में इस वजह से, क्योंकि एंगोज्ड वेसल्स की वजह से पोस्टमार्टम इफेक्ट आना है। यहाँ पर ब्रूज कब आता है, जब वेसल्स रप्चर होती हैं इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो वेसल्स में ब्लड रहेगा, लेकिन यहाँ पर वेसल्स के बाहर आ जाएगा ब्लड, क्योंकि वेसल्स रप्चर हो गए। तो ये एक डिफरेंस है, इसमें क्यूटिकल इंटेक्ट रहती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, जबकि यहाँ पर इंजर होती है। और यह डिपेंडेंट एरियाज में होता है, ये साइट ऑफ इंजरी में होगा।
इसमें ये स्किन के लेवल से अबव रेस नहीं होती, जबकि यहाँ पर जो ब्रूस होता है ना वो स्वोलन होता है, इसमें ब्लड और एडिमा एक्यूमुलेट कर जाती है। इसमें एजेस क्लियरली डिफाइंड होते हैं, ये मर्ज कर जाते हैं, यहाँ यूनिफॉर्म कलर होता है, यहाँ पर वेरीगेटेड होते हैं, यहाँ पर ब्लड जो है नजर आ सकता है विजासेस में, यहाँ पर एक्स्ट्रा विजेटेड होता है। ये इसका ना ये जो अंडर प्रेशर एरिया होते हैं वहाँ पर डेवलप नहीं होता, या आप ये हो भी सकता है। फिर उसके बाद इसमें वाइटल एरिया रिएक्शंस नहीं होते, यहाँ पे होते हैं। अब ये सारे इतने करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ याद रख लो, कुछ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जैसे ना बुक में ये वाला टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हाइपोस्टेसिस और ब्रूस का डिफरेंस, तो वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कुछ जैसे ये एपिडर्मल सब एपिडर्मल ये इसमें वाइट रिएक्शंस नहीं होते, इसमें तो डिपेंडेंट एरिया में होता है, साइट ऑफ इंजरी में होता है, क्रिटिकल इंटैक्ट होती है, डैमेज होती है। प्रेशर एरियाज में नहीं होता है, ये डिपेंड होता है प्रेशर के, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं लिविडिटी और कंजेशन का डिफरेंस। कंजेशन और ब्रूज में क्या फर्क है? ब्रूज होता है कि स्किन के ऊपर अपीयर होता है, और कंजेशन इंटरनल ऑर्गन्स में अपीयर होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में अपीयर होना इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना पोस्टमार्टम लिविडिटी के बारे में हमें पता है कि ये डिपेंडेंट पार्ट्स में होगा और ये पूरे ऑर्गन में हो सकता है, यानी कि अब हमने पीछे पढ़ा था ना कि अब अगर सेरिब्रम था तो वो पूरा नहीं था, उसमें स्टेनिंग आई, उसमें जो थी सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट में आई थी स्पाइन कंडीशन में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गन होगा। तो ये नॉर्मली हमें पता होता है पैथोलॉजिकल होता है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन डल होगी, इसमें नॉर्मल होगी, इसमें डिस्चार्ज कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्ज वगैरह एक्सुडेट नहीं आता, इसमें आता है। और होलो विसरा स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह में ये जब मतलब कुछ जगहों पर स्टेन होगा, किस जगहों पर नहीं होगा, और यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है ना। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब राइडोमोटिस करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।